BNS का 2023 का वो हम सॉल्व करते हैं। भारतीय न्याय संहिता का 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। मैं भेज दूंगी नोट्स इसके। आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंसेस। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस? इलेक्शंस का इलेक्शन से रिलेटेड कौन से ये होते हैं, वायलेशंस होते हैं, कौन सी चीज़ें होती है जो ऑफेंसेस होते हैं, ये चैप्टर हमने अलग से डिटेल में किया हुआ है। इसका ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस मीन्स voluntarily interfering with the free exercise of an electoral right by threatening, coercing or inducing a voter to vote or refrain from voting। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस इलेक्शन में ये एक ऑफेंस है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या, कि अपना इन्फ्लुएंस लगा के किसी को भी अपने वोटिंग करवाना, या किसी को बोलना कि इसको वोट मत करना, या बोलना कि इसको वोट करना। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाना का मतलब कि किसी की स्व इच्छा जो होती है, वॉलंटरी किसी की इच्छा है, उसमें इंटरफियर करना ताकि वो अपने मन से वोट ना करके किसी और को वोट करे या किसी और को वोट ना करे। तो वॉटेवर, कहीं भी अगर उसकी वॉलंटरीली इच्छा छीनी जाती है किसी तरह का भी इन्फ्लुएंस लगा के, वो इन्फ्लुएंस पहचान से भी हो सकता है, डरा के भी हो सकता है, धमका के भी हो सकता है, किसी तरह की लालच दे के भी हो सकता है, कहीं भी अपना इन्फ्लुएंस किसी का नाम यूज़ करके हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, जो कि ऑफेंस है एज पर इलेक्शंस। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन मीन्स वॉलंटरी इंटरफियरिंग विथ द फ्री एक्सरसाइज। जो नॉर्मली फ्री एक्सरसाइज है कि आप अपने मन से आप जिसको चाहे वोट कर सकते हो, तो वो फ्री एक्सरसाइज ऑफ एन इलेक्ट्रोरल राइट है। उसको अगर थ्रेटनिंग, डरा के उसको किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कोर्सिंग किया जा रहा है, इंड्यूसिंग किया जा रहा है किसी भी वोटर को, ताकि वो किसी बंदे को वोट करने के लिए डराया जा रहा है या किसी बंदे को वोट ना करने के लिए डराया जा रहा है। अब है असॉल्ट। असॉल्ट का क्या डेफिनेशन है? असॉल्ट इज़ एन एक्ट। असॉल्ट हम सेमेस्टर 1 से कर रहे हैं। जब हमने टॉर्ट्स का चैप्टर किया था तब भी हमने असॉल्ट का डेफिनेशन देखा था। तो भारतीय न्याय संहिता में भी है, असॉल्ट इज़ एन एक्ट that creates in another person a reasonable apprehension of an immediate use of criminal force even though no physical contact occurs। तो असॉल्ट में फिजिकली किसी को नुकसान पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। असॉल्ट का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर किसी को इमीडिएटली क्रिमिनल फोर्स उसके ऊपर आने वाला है, क्रिमिनली उसको कोई मारने वाला है, उसके ऊपर हमला करने वाला है, उसके पहले जो किसी को इतना डराना कि मारूंगा, चाकू दिखाना, गन दिखाना, या जो भी फिजिकल कांटेक्ट, अभी उसने मारा नहीं है, चाकू लगाया नहीं है, बट वो एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि हमें पता है कि इमीडिएटली ही कैन डू द क्राइम, इमीडिएटली द पर्सन कैन यूज क्रिमिनल फोर्स, फिजिकल फोर्स, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को सिर्फ परेशान और थ्रेट नहीं है यहाँ पे ये है कि फिजिकल मार का जो डर होगा उसके पहले की जो पॉइंट होगी दैट इज असॉल्ट। तो असॉल्ट जो है वो ऐसा एक्ट है जो किसी पर्सन में रीजनेबल एप्रीहेंशन बताता है कि इमीडिएट क्रिमिनल फोर्स उसके ऊपर आ सकता है, अभी आया नहीं है बट इमीडिएटली उसके ऊपर हमला, फिजिकली मार, हर्ट कुछ भी हो सकता है। भले ही अब तक कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है तो भी वो असॉल्ट में आ जाएगा। अब एक्सप्लेन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसेट निसी मेंस सिट रिया। इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ा था कि मेंस रिया होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जब हम क्राइम के स्टेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेज होता है इंटेंशन, कि अगर किसी का इंटेंशन है तो ही उसके बाद वो उसकी प्लानिंग करेगा, अटेम्प्ट करेगा और बाद में वो उस क्राइम को कमीशन देगा, मतलब कंप्लीट करने की बात करेगा। तो ये चारों स्टेजेस हैं, उसमें सबसे पहला स्टेज जो है वो इंटेंशन की बात करता है। इंटेंशन मतलब कि उसका माइंड गिल्टी है, उसने गलती से नहीं किया है क्राइम। ये जो है इसे बोलेंगे मेंस रिया, मतलब उसका इंटेंशन देखा जाएगा वेदर ही इज हैविंग गिल्टी माइंड और नॉट। तो ये मैक्सिम बताता है एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। तो अगर उससे गलती हुई है तो और सज़ा होगी या उसके लिए अलग बात होगी, बट अगर हम
ये इस मैगज़िम की बात कर रहे हैं, तो ये मैगज़िम के हिसाब से अगर किसी का माइंड गिल्टी नहीं है, इंटेंशनली नहीं किया है उसने वो ऑफेंस, तो वो पर्सन को गिल्टी नहीं बनाता है। मतलब कोर्ट सबसे पहले डिसीजन लेने से पहले ये देखती है कि क्या उसने ये जो भी क्राइम किया है, जो भी ऑफेंस किया है, वो इंटेंशनली किया है, गिल्टी माइंड से किया है, मेंस रिया से किया है, अपने इंटेंशन से किया है कि नहीं किया है। तो यही मैगज़िम ये बताता है कि एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। सिर्फ उसके एक्ट से वो गिल्टी नहीं होगा, उसका माइंड भी गिल्टी होना चाहिए। तो यही इस मैगज़िम का मतलब है। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी जनरली रिक्वायर्स बोथ अ गिल्टी एक्ट, जिसको बोलेंगे एक्टस रियस, मतलब गिल्टी एक्ट के साथ साथ गिल्टी माइंड भी होगा, तो ही बोलेंगे कि वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, मतलब उस ऑफेंस की उसको सज़ा प्रॉपर मिलेगी, क्योंकि उसने सिर्फ एक्ट ही नहीं किया है बल्कि उसका गिल्टी माइंड भी था। तो मतलब उसने इंटेंशनली ये काम किया है, जानबूझ के उसने ये काम किया है, दैट इज़ मेंस रिया एंड एक्टस रियस। तो दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ये मैगज़िम हमें यही बताता है कि सिर्फ गिल्टी करने से जो काम होगा, जो भी एक्शन होगा, वो करने से काम नहीं होगा, वो करने से वो पर्सन सिर्फ लाइबल नहीं हो जाता है क्राइम के लिए, उसके साथ साथ उसका गिल्टी इंटेंशन भी होगा, तो ही वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए मतलब लाइबल होगा उस लाइबिलिटी के लिए। व्हाट इज़ अबेटमेंट? अबेटमेंट मतलब इंस्टिगेटिंग, एंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट क्या होगा? कोई क्राइम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर किसी ने सपोर्ट किया है, भले ही क्राइम पूरी तरह उसने नहीं किया है, बट उस क्राइम को अंजाम पहुंचाने के लिए, उस क्राइम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए उसने हेल्प किया है, कॉन्स्पिरेसी की है, प्लानिंग की है, या किसी भी तरह में उसको सपोर्ट किया है, जो कि इंटेंशनली है, गलती से नहीं है, उसे पता है कि वो ये क्राइम करने जा रहा है और किसी इंसान को उसने उस क्राइम के लिए सपोर्ट किया है, तो उसे बोलेंगे अबेटमेंट। अबेटमेंट मीन्स इंस्टिगेटिंग, एंगेजिंग इन अ कॉन्स्पिरेसी फॉर और इंटेंशनली एडिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो कोई ऑफेंस को कमीशन तक पहुंचाना, मतलब उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराने में इंटेंशनली उसको हेल्प करना। हेल्प, एड मतलब हेल्प, तो इंटेंशनली उसे हेल्प करना, किस लिए? कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उस ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए, उस ऑफेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस चीज़ को बोलेंगे अबेटमेंट। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी? कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी imposed on a person for acts committed by others due to common constructive liability is a liability imposed on a person for act committed by others due to common intention और common objective। अगर बहुत सारे लोग मिलके एक कोई कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कब अराइज होती है, मतलब कोर्ट कब बोलेगी कि ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है? जब कोर्ट देखेगी कि कंस्ट्रक्टिवली काम किया गया है, बहुत सारे लोगों ने मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्ट पे काम किया है, एक कॉमन इंटेंशन के साथ काम किया है। तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है, वो एक पर्सन पे इम्पोज होती है फॉर एक्ट कमिटेड बाय अदर्स। जब दूसरों ने एक्ट किया है, पूरी तरह उसने एक्ट नहीं किया है, बट वो भी उतना ही लाइबल हो जाता है, क्योंकि उन सब लोगों का कॉमन ऑब्जेक्टिव था, कॉमन इंटेंशन था। इवन इफ ही डिड नॉट पर्सनली परफॉर्म द एक्ट, अगर दो जन मिलके किसी को मारने जा रहे हैं, एक बंदे ने एक ही डंडा मारा, बाकी ने 10 डंडे मारे, तो जिसने एक डंडा मारा उसको भी उतना ही लाइबल का बताया जाएगा, बिकॉज दोनों एक ही इंटेंशन से, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन से किसी पर्टिकुलर बंदे को मारने गए थे। तो यहाँ पे जिसने एक डंडा मारा वो छूट नहीं जाएगा कि मैंने तो एक ही डंडा मारा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होगी। अगर उस इंसान की डेथ हो गई डंडे मारने से, तो दोनों को कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के अंडर दोनों को ही सज़ा मिलेगी, बिकॉज दोनों की वजह से ये हुआ है। वन पर्सन कैन नॉट से कि मैंने तो एक ही डंडा मारा था, ज़्यादा डंडे तो उसने मारे हैं, बट दोनों का कॉमन इंटेंशन यही था, कॉमन ऑब्जेक्ट यही था, दोनों ने जाके काम भी यही करना था, तो इसीलिए उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी व्हेन दूसरे पर्सन की सज़ा किसी और पर्सन को भी मिलती है, बिकॉज वो इक्वली लाइबल था, दोनों ने मिलके प्लानिंग, दोनों तीनों जितने भी लोग होंगे उन लोगों ने कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ वो काम किया है। व्हाट इज़ वॉयरिज्म? वॉयरिज्म इज़ अ एक्ट ऑफ वॉचिंग, देखना,
capturing and disseminating images of a woman engage in a private act without her consent. किसी भी woman का secretly pictures कैप्चर करना, ना ही सिर्फ पिक्चर कैप्चर करना, ना ही वीडियोस कैप्चर करना, बट ओनली वॉचिंग भी, अगर सीक्रेटली किसी को वॉच कर रहे हैं उसकी विदाउट कंसेंट, उसकी परमिशन के बिना कोई वो अगर कोई भी प्राइवेट काम कर रही है तब, तो उसे वॉयरिज्म बोलते हैं. स्टेट एनी टू ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन. रिलीजन से रिलेटेड कौन से ऑफेंसेस BNS में है? बहुत सारे हैं, उसमें से 2 ही बताने हैं. डेलिब्रेट एक्ट्स intended to outrage religious feelings. deliberately कुछ ऐसा काम करना कि किसी की religious feeling को गुस्सा दिलाना, religious feelings को hurt करना, तो ये एक तरह का religion related offense हो गया. दूसरा, disturbing religious assemblies और worship. कोई religiously worship कर रहा है और कोई रिलीजियसली असेंबली मतलब एक साथ मिलके कोई भी डिस्कशन या रिलीजियस कोई भी कुछ भी कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रोसेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करना भी ऑफेंस होगा विथ रिलेटिंग टू रिलीजन. व्हाट इज रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. एक गेन है, एक लॉस है, लेकिन रॉन्गफुल है दोनों. तो wrongful is a gain by unlawful means of property to which a person is not legally entitled. तो आपको गलत तरीके से गेन हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो जिसमें से आपको गेन हुआ है, जिसके लीगली आप ओनर नहीं हो, फिर भी आपको उस चीज़ से गेन हुआ है, तो वो रॉन्गफुल गेन होगा क्योंकि आप उसके लीगल ओनर नहीं हो. तो आप इलीगली उस चीज़ को कमा रहे हो, उस गेन को, तो वो रॉन्गफुल गेन होगा. wrongful loss वो लॉस होगा, इज अ लॉस by unlawful means of property to which a person is legally entitled. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी लीगल होगी, बट आपका लॉस हुआ है गलत तरीके से, तो आप बोलोगे मेरा रॉन्गफुल लॉस हुआ है. मतलब यहाँ पे रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस में एक डिफरेंस है कि रॉन्गफुल गेन गेन को रॉन्ग क्यों बोलेंगे? जब प्रॉपर्टी लीगली आपकी नहीं है और आपने गेन कर लिया तो वो गलत तरीके का गेन हुआ. तो रॉन्गफुल लॉस किसको बोलेंगे? प्रॉपर्टी आपकी है, लीगली आप एंटाइटल हो, लेकिन आपका पैसा किसी और को मिल गया, तो मतलब यहाँ पे आपका जो है वो रॉन्गफुल लॉस हो गया. राइट ए शॉर्ट नोट्स, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इस पे हमने फुल फ्लेजेडली पूरा एक लेक्चर किया था प्राइवेट डिफेंस पे, सेल्फ डिफेंस पे. उसको अच्छे से हम लिख सकते हैं. पूरा आंसर इसमें जितना लिखा है इससे तो बड़ा ही लिखना है, एक बार फटाफट से कर देते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इज़ अ नेचुरल राइट रिकॉग्नाइज अंडर BNS. इट परमिट्स अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिट्स. तो जो प्राइवेट डिफेंस है, जो सेल्फ डिफेंस का कानून है, वो ना सिर्फ खुद को बचाने की परमिशन देता है बल्कि खुद की प्रॉपर्टी को, और आपके साथ अगर कोई और भी है तो उसको भी बचाना भी सेल्फ डिफेंस में आ जाता है, प्राइवेट डिफेंस में आ जाता है. तो ये परमिट करता है एक इंसान को कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, टू प्रोटेक्ट हिज ओन बॉडी, प्रॉपर्टी एज वेल एज बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स. ना सिर्फ खुद की, फॉर एग्जाम्पल उसके बाजू में कहीं आग लगी है तो वो सेल्फ डिफेंस में कोई एक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ खुद की प्रॉपर्टी के लिए सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता, उसके बाजू में किसी और की प्रॉपर्टी है, किसी और की लाइफ है, तो उसके लिए भी वो प्राइवेट डिफेंस में जो भी एक्ट कर सकता है वो रिकॉग्नाइज होगा एज पर BNS. अगेंस्ट अनलॉफुल एग्रेशन, बट अनलॉफुल एक्ट के अगेंस्ट ही वो प्राइवेट डिफेंस करेगा. ऐसे नहीं कि पुलिस उसको पकड़ रही है और वो बोलेगा कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में पुलिस को मारा क्योंकि वो मुझे पकड़ रही थी. तो अगर कोई अनलॉफुल काम कर रहा है तो ही आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो उसके अगेंस्ट. तो उसके कंडीशंस क्या है? देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर. आपको डेंजर रीजनेबल होना चाहिए. ऐसे नहीं आप बोलोगे नहीं मुझे लगा कि मुझे खतरा है उससे तो मैंने जाके उसको मारा. रीजनेबल, सही में भी आपको उससे डेंजर होना चाहिए, आपको उससे खतरा होना चाहिए, तो ही आप अपना सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हो. द फोर्स यूज्ड मस्ट बी नेसेसरी एंड प्रपोर्शनेट.
जो भी आप अपना सेल्फ डिफेंस यूज़ करोगे, जो आप मारोगे किसी को अपने आप को बचाने के लिए या अपने साथ जो है उसको बचाने के लिए, तो आप उसमें जो भी फोर्स यूज़ करोगे वो उतना ही यूज़ करोगे जो प्रोपोर्शनेट हो। ऐसा नहीं कि उसको मार ही डालोगे पूरा जान से, तो उतना ही फोर्स यूज़ करोगे जितना आपके सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है। ये जो राइट है ये प्रिवेंटिव है, नॉट पुनिटिव। मतलब आपको प्रिवेंट करने के लिए, आपको ये क्राइम करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, आपको खुद को प्रिवेंशन के लिए ये अलाउ किया गया है। तो इसके भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। इट एग्जिस्ट ओनली सो लॉन्ग एज द डेंजर कंटिन्यूज। तो जब तक आपके पास डेंजर है तब तक ही आप उस जो राइट है या जो इस एक्सेप्शन है उसे यूज़ कर सकते हो उस डिफेंस को। अदरवाइज़ आप हमेशा नहीं यूज़ कर सकते हो कि हमेशा मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मारा उसको मारा। तो इसका एक्सटेंट क्या है? द राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन सर्टन सिचुएशन। कभी कभी सेल्फ डिफेंस में किसी की मौत भी हो जाती है, आप अपने आप को बचाने के लिए आपने किसी को मारा और वो मर गया, तो कभी कभी डेथ भी जो है वो उस एक्सटेंट तक भी सेल्फ डिफेंस अलाउड होता है, लेकिन सच एज असॉल्ट कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। तो ये राइट एक्सटेंड करता है डेथ इन सर्टन सिचुएशन जहाँ पे ऐसा असॉल्ट है। असॉल्ट का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा। आपको लग रहा है कि वो बंदा आपको मारने वाला है, इमीडिएटली आपको मारने वाला है, तब आप अपना सेल्फ डिफेंस का जो ये है डिफेंस है वो यूज़ कर सकते हो। तब अगर उसको लग गया, इतना लग गया कि वो मर गया, तो वो जो है सिचुएशनली देखा जाता है कि आपको कितना उसमें डिफेंस मिल सकता है। असॉल्ट कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अगर ऐसा असॉल्ट है जिससे आपको ग्रीवियस हर्ट होने के चांसेस है। ग्रीवियस हर्ट का भी डेफिनेशन हमने अलग से किया था। तो ग्रीवियस हर्ट मतलब ये होता है कि बहुत बुरी तरीके से हर्ट होना, कि हाथ आपका, किसी का हाथ कट गया, किसी की आँख चली गई, पैर चला गया, तो कुछ भी ऐसा ग्रीवियस हर्ट हो जिसमें कोई शरीर का फिजिकल पार्ट कोई भी डैमेज हुआ, कट हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा कोई असॉल्ट है। तब जो आपसे अगर सेल्फ डिफेंस में अगर कोई सामने वाले की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में टू द एक्सटेंट वो चीज़ें रिव्यू होती है और जो है वो डिफेंस मिलता है। अटेम्प्ट टू कमिट रेप, अगर रेप के अगेंस्ट किसी ने सेल्फ डिफेंस को यूज़ किया है, प्राइवेट डिफेंस को यूज़ किया है, तब उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी जो है वो एक्सटेंड हो सकता है ये राइट, और इस डिफेंस एप्लीकेबल हो सकता है। किडनैपर और एब्डक्शन, किडनैपिंग हो, किसी को पकड़ के लेके जाना हो, ऐसा कोई भी हो जहाँ पे जान को खतरा है, ग्रीवियस हर्ट है, तो ऐसी सब सिचुएशंस में जो है वो डेथ भी अगर सेल्फ डिफेंस में सामने वाले की हो जाती है तो कंसीडर होता है। डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, अगेन उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोलेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा कर रहा था इसलिए मैंने उसको मार दिया, तो उसका भी जो है वो चीज़ें रिव्यू होती है, ऐसे ही डिसीजन नहीं होता है। वी ऑल नो दैट। कंक्लूजन, द राइट ऑफ private defense safeguards individuals when the immediate protection from the unlawful aggression is necessary. But इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी अथॉरिटी को बुलाओ और आप अपने बचाव में कुछ करो, तभी आप प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हो। अगर आप बुला सकते हो, आपके पास इतना टाइम है, आप अथॉरिटीज़ को, पुलिस को बुला सकते हो, तो आप प्राइवेट डिफेंस का जो है वो डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इसीलिए दिया गया है कि लोग सेफ गार्ड हो जब उनको इमीडिएट प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, जब उनके अगेंस्ट कोई भी अनलॉफुल एग्रेशन हो रहा हो, तब प्राइवेट डिफेंस जो है, सेल्फ डिफेंस का हक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। स्टेजेस इन कमीशन ऑफ द क्राइम, इसको स्टेजेस ऑफ क्राइम ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 4 स्टेजेस हैं, हमें पता है, हमने इस पर फुल फ्लेजेडली पूरा लेक्चर किया था। तो फर्स्ट इज इंटेंशन। इंटेंशन मतलब मेंस रिया, मतलब किसका इंटेंशन, गिल्टी माइंड, वो सबसे पहला होगा स्टेज, क्योंकि पहले तो किसी के दिमाग में इंटेंशन आएगा कि ये मुझे क्राइम करना है, उसके बाद वो उस क्राइम के लिए प्रिपरेशन करेगा। कि फॉर एग्जांपल किसी का इंटेंशन है कि किसी को जहर देके उसको किसी को मारना है, उसके लिए वो प्रिपरेशन करेगा, वो जहर लेके आएगा, कुछ फूड में मिलाएगा, फिर उसके बाद वो अटेम्प्ट करेगा, वो खाना उसको पिरसेगा ताकि वो खाए उस पॉइजन वाला। उसके बाद जो है वो अकम्प्लिश हो, अगर उसने खा लिया और वो मर गया तो उसका जो
क्राइम है वो कमीशन हो गया, मतलब अकम्प्लिशमेंट हो गया, मतलब अचीव हो गया, वो उसको सक्सेसफुली उसने क्राइम कंप्लीट कर लिया, ऑब्जेक्टिव को एग्जीक्यूट कर लिया प्रॉपरली। तो इंटेंशन, द मेंटल डिसीजन टू कमिट एन ऑफेंस, मेयर इंटेंशन इज नॉट जनरली पनिशेबल। सिर्फ इंटेंशन पनिशेबल नहीं होगा। किसी के मन में आया कि इंटेंशन है उसका चोरी करने का, इंटेंशन है किसी का मर्डर करने का, तो सिर्फ इंटेंशन से सज़ा नहीं होगी। स्टेजेस जितनी आगे बढ़ेगी उस हिसाब से सज़ा बढ़ेगी। तो इंटेंशन जो है वो हमेशा सिर्फ इंटेंशन रखना किसी क्राइम का पनिशेबल नहीं है। क्राइम सोचने की सज़ा नहीं होती है, क्राइम करने की सज़ा होती है। और कहीं कहीं क्राइम के लिए प्रिपरेशन भी सज़ा होती है। स्पेसिफिक ऑफेंसेस ये होंगे कि अगर वॉर है, वेजिंग वॉर है, टेररिज्म है, ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इस क्राइम को प्रिपेयर करना भी जो है वो ऑफेंस है और उसके लिए भी सज़ा होती है। यूजुअल जनरल केसेस में प्रिपरेशन जो होगी वो जो है वो सज़ा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी को मोबाइल चोरी करनी है और उसने सिज़र ली है कि मैं किसी का पर्स कट करके और मोबाइल चोरी करूँगा, तो यहाँ पे उसने सिज़र खरीदी, तो यहाँ पे इसने प्रिपरेशन की। बट इस क्राइम में प्रिपरेशन अगर वो करेगा तब उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो इंटेंशन तो था, प्रिपरेशन भी था, लेकिन जब वो अटेम्प्ट करेगा तब उसे सज़ा मिलेगी। फिर चाहे वो उस क्राइम को कमीशन दे पाए या नहीं दे पाए, कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए, तो हर एक क्राइम का उसके स्टेजेस के हिसाब से जो है वो सज़ा होती है। स्टेजेस के हिसाब से उसका ऑफेंस का लाइबिलिटी जो है वो डिसाइड होता है। यूजुअल केसेस में सिर्फ इंटेंशन होना क्राइम का वो पनिशेबल नहीं होता है। प्रिपरेशन सम केसेस में पनिशेबल होता है। एज आई टोल्ड यू, टेररिज्म है, वॉर है, ऐसा कुछ है, उसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल ऑफेंस है। तो अरेंजिंग मीन्स और मेजर्स टू कमिट द क्राइम इज द प्रिपरेशन, यूजुअली नॉट पनिशेबल एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक ऑफेंसेस। तो यूजुअली तो प्रिपरेशन करना जो है वो पनिशेबल नहीं होता है। स्पेसिफिक ऐसे ऑप्शंस होंगे, स्पेसिफिक ऑफेंसेस होंगे जहाँ पे प्रिपरेशन भी जो है वो पनिशेबल होगा। अटेम्प्ट करना मतलब उस चीज़ के लिए, क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश करना, स्टार्ट करना, उस क्राइम को प्रोसीड करना। तो डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स कमीशन टू अ ऑफेंस आफ्टर प्रिपरेशन, तो ये तो पनिशेबल होगा ही। आपने अटेम्प्ट किया है चोरी का, मर्डर का, किसी को जहर देने का, चाहे वो मरा या नहीं मरा, चाहे वो मोबाइल आपके हाथ में आया या नहीं आया, लेकिन चोरी करने का अटेम्प्ट किया है तो वो पनिशेबल होता है। और अकम्प्लिशमेंट कमीशन तो 100% पनिशेबल होगा ही, क्योंकि आपने क्राइम को पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया है, अकम्प्लिश किया है। तो सक्सेस, द ऑफेंस इज कंप्लीटेड एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी फुली अराइजेस व्हेन ऑफेंस, द क्राइम इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, अकम्प्लिश्ड। एग्जाम्पल, ए डिसाइड टू किल बी, ये इंटेंशन है उसका। बाइज पॉइजन, मतलब उसने प्रिपरेशन किया, पॉइजन खरीदा, प्रिपरेशन किया। मिक्स पॉइजन इन बीज फूड, तो ये अटेम्प्ट किया और भी मर गया, तो वो हो गया कमीशन ऑफ द क्राइम। तो ये चारों स्टेजेस इस एग्जाम्पल में बताई है। डिफेमेशन, डिफेमेशन हम सेमेस्टर 1 से कर रहे हैं। डिफेमेशन मतलब किसी का फेम को कम करना, डी फेम करना, किसी का रेपुटेशन, नाम खराब करना। डिफेमेशन मीन्स मेकिंग और पब्लिशिंग any imputation concerning a person with an intention, एक इंटेंशन के साथ किसी का नाम खराब करना, किसी की रेपुटेशन खराब करना, और अपने खुद के नॉलेज में है, उसे पता है कि वो डिफेम कर रहा है, ऐसे नहीं कि अनजाने में कर रहा है। डिफेमेशन वर्बली भी हो सकती है, राइटिंग भी हो सकती है, स्लैंडर भी हो सकता है, लिबेल भी हो सकता है। जब वो लिखा हुआ होगा न्यूज़पेपर में, किसी पेपर में, कहीं भी, अगर वो राइटिंग में डिफेमेशन हुआ है तो वो लिबेल है। अगर वर्बली हुआ है तो वो स्लैंडर है। तो दोनों ही डिफेमेशन जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। डिफेमेशन मतलब पब्लिश करना किसी या बोलना किसी की कंसर्न पर्सन के लिए इंटेंशन से, नॉलेज से, और उस रीज़न से, अ रीज़न टू बिलीव दैट इट विल हार्म द पर्सनस रेपुटेशन। कौन से इंटेंशन से करना, कि ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो। तो ये इम्प्यूटेशन ऑफ अ कंसर्निंग अ पर्सन, किसी की इंसल्ट करना है, किसी को बेइज्जत करना है। पब्लिकेशन टू अ थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन का पब्लिकेशन, इंटेंशन और नॉलेज ऑफ हार्म टू रेप्यूटेशन, उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि वो जो हार्म है, रेप्यूटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए कर रहा है,
एक्सेप्शंस क्या है? अगर वो सच बोल रहा है इन पब्लिक गुड, सच्चाई बोल रहा है वो। फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी के लिए किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो वो सेलिब्रिटी अगर सही में वो चीज़ गलत है तो वो उसको डिफेमेशन का उसके ऊपर केस करेगा। लेकिन अगर उसने सही बात बोली है और इसलिए बोली है ताकि लोगों को उसकी सच्चाई पता चले, तो ये एक्सेप्शन होगा, क्योंकि उसने सच बोला है और पब्लिक के अच्छे के लिए बोला है ताकि लोगों तक उसकी सच्चाई आए। तो ट्रुथ मेड फॉर पब्लिक गुड इज़ एक्सेप्टेड, मतलब इज़ एक्सेप्शन टू दिस, तो वो उसको डिफेमेशन का जो है वो ऑफेंस उसके ऊपर नहीं लगेगा। फेयर कमेंट ऑन पब्लिक कंडक्ट, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्नमेंट के काम काज पे कोई फेयर कमेंट कर रहा है तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि डिफेमेशन कर रहा है, सरकार की इंसल्ट कर रहा है या किसी प्रेसिडेंट की, किसी मिनिस्टर की इंसल्ट कर रहा है। तो वो फेयर कमेंट कर रहा है अगर किसी पब्लिक कंडक्ट पे, तो वो भी डिफेमेशन के लिए लाइबल नहीं होगा। जुडिशल प्रोसीडिंग्स पे, कोई जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती है उसके क्रिटिक्स भी होते हैं। कोई भी जुडिशल प्रोसीडिंग्स चल रही है, यहाँ पे जुडिशल जजमेंट की बात नहीं चल रही है, जुडिशल प्रोसीडिंग्स की बात चल रही है। जब प्रोसीडिंग्स चल रहे होते हैं तब कोई भी अगर कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफेमेशन कर रहा है। अभी एडवोकेटिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसीडिंग्स के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कहीं उनको लिखनी भी होती है, बोलनी भी होती है, जो उनको लगता है कि वो सही है एज़ पर द केस, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डिफेमेशन में नहीं होगी, काउंट नहीं होगी। गुड फेथ क्रिटिसिज्म, अगर अच्छे फेथ में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अच्छे के लिए, वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्शन काउंट होगा डिफेमेशन के लिए। इसके लिए पनिशमेंट क्या है? तो डिफेमेशन इज़ पनिशेबल अंडर BNS विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। हमको सिर्फ इतना आंसर नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए है। नोट्स इसके जो डिटेल में लिखने हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ज़्यादा मार्क्स के लिए तो। जनरल एक्सेप्शंस अंडर BNS 2023, कौन से एक्सेप्शंस हैं जिसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी अंडर भारतीय न्याय संहिता? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पे इंसान बच सकता है कि उसको नहीं पता था या एक्सीडेंटली कुछ हुआ है या उसको सेल्फ डिफेंस में उसने काम किया है या कोई वो बच्चा होगा या कोई वो साउंड माइंड का नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यूजुअल जनरल एक्सेप्शंस हैं। ये नहीं है कि ये हर केस में एक्सेप्शन होगा, हर केस के लिए अलग डिसाइड होगा। कोई ऐसा क्राइम होगा जहाँ पे शायद अगर वो डिफेंस में भी किया हो तो भी वो काउंटेबल हो जाएगा, या फिर कहीं एक्सीडेंटली किया हो तो भी उसको क्राइम का पनिशमेंट मिलेगा। बट जनरली जो एक्सेप्शंस यूज़ हो सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पे कोई बच सकता है फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, वो हमें बताने हैं। तो जनरल एक्सेप्शंस आर सर्कमस्टेंसेस in which a person is exempted from criminal liability despite committing an act that would otherwise constitute an offense। तो इन सारी चीज़ों का, इन सब में से कोई एक चीज़ भी होगी तो वो इंसान उस चीज़ से बच सकता है भले ही उसने वो एक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी की हो। और अगर ये एक कंडीशन नहीं हो तो वो उतना ही क्राइम के लिए लाइबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल चोरी किया है किसी बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने, तो अब 8 साल के बच्चे ने मोबाइल चोरी किया है तो वो जो है वो बच सकता है, उसके लिए एक्सेप्शन है क्योंकि वो इन्फेंसी है, वो बच्चा है, इसीलिए उसने चोरी किया तो वो बच जाएगा, उसके लिए एक्सेप्शन है। लेकिन अदरवाइज़ अगर वो बच्चा नहीं होता, वो बड़ा होता, तो अदरवाइज़ ये एक्सेप्शन अगर उसके पास नहीं होता तो वो इस ऑफेंस के लिए लाइबल होता। तो ऐसे कौन से एक्सेप्शंस है, क्वेश्चन ये है। द फर्स्ट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो हमें ये पता है कि दो चीज़ें होती है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक मिस्टेक ऑफ लॉ। तो आप बोलोगे कि मुझे लॉ नहीं पता था, वो कभी भी एक्सेप्शन नहीं है। तो मैं एक ही एग्जांपल हमेशा बताती हूँ इसका कि आप अगर ट्रेन में जा रहे हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं पता था कि ट्रेन में टिकट लेनी होती है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो कभी भी एक्सेप्शन नहीं होता है। आप वो बोलेंगे ये हमारी गलती नहीं है, आपको कानून नहीं मालूम है। तो आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी उम्र 15 साल है तो आप ये नहीं बोल सकते हो मुझे नहीं पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए और 18 साल के ऊपर ही चलाया जा सकता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो कभी भी एक्सेप्शन नहीं होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है। आप बोलोगे मुझे ये
फैक्ट ही नहीं पता था कि ये बंदा वो है, कि फॉर एग्जांपल आपने किसी से चीज़ ली और आपको मिस्टर ए को देनी थी तो आपने गलती से मिस्टर बी को दे दिया, आपको लगा कि वो ही ए है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यहाँ पे लॉ की बात नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सेप्शंस हो सकता है। सेकंड इज जुडिशियल एक्ट। तो जुडिशियल एक्ट जो होते हैं वो हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, बिकॉज जजेस कोई भी एक्ट कर रहे हैं, जुडिशरी कोई भी एक्ट कर रही है, तो उसको अगर ऑफेंस बताएंगे तो वो सज़ा कैसे देंगे लोगों को, तो इसीलिए जुडिशियल एक्ट जो होते हैं वो भी जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंटली कुछ क्राइम हुआ है, एक्सीडेंटली कोई ऑफेंस हुआ है, वो भी चीज़ों को देखने के बाद डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सर्कमस्टेंसेस उसको भी एक्सेप्शन मिल सकता है। नेसेसिटी बहुत ज़रूरी है वो चीज़ करने के लिए, मतलब कभी ऐसा होता है कि एक बंदा गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, एक साइड कोई जानवर है, दूसरे साइड 2 लोग हैं, तो अब उसने लोगों को बचाने के लिए जानवर को मार दिया। तो यहाँ पे उसने नेसेसिटी सोची कि लोग, क्योंकि अगर मैं गाड़ी इस तरफ ले लूँगा तो लोग मर जाएंगे, इस तरफ ले लूँगा तो जानवर मरेगा, तो नेसेसिटी को देखते हुए अगर उसने किसी को मारा है ऐसी सिचुएशन में, तो वो भी कभी कभी एक्सेप्शन मिल सकता है। तो ये नेसेसिटी। फिफ्थ है इन्फेंसी, मतलब बच्चा, अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो जनरल केसेस में उसे एक्सेप्शन मिलता है, कोई 18 साल के कम का बच्चा होगा तो। बट हाँ, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर रेप या ऐसा कुछ होता है और अगर वो 18 ईयर्स से कम भी है तो वो सिचुएशन देखी जाती है कि उसने इंटेंशनली वो कितना उस चीज़ को समझ पा रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। तो वहाँ पे इन्फेंसी भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा अंडर सर्टन केसेस। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कोई अगर साउंड माइंड नहीं है, इनसेन है, मेंटली इल है, तो वो भी एक्सेप्शन मिलता है। उसके बाद इंटॉक्सिकेशन भी सर्टन चीज़ों में ही मिलता है। इंटॉक्सिकेशन मतलब अगर वो टॉक्सिकेटेड है, मतलब किसी न किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस है, अल्कोहल से, ड्रग्स से, ऐसा किसी भी चीज़ से अगर वो इन्फ्लुएंस्ड है तो मतलब वो इंटॉक्सिकेटेड है। तो इंटॉक्सिकेटेड के भी कंडीशंस होते हैं। अगर खुद अपनी मर्जी से शराब पी के किसी को मार रहा है तो वॉलंटरीली वो टॉक्सिकेटेड हुआ है, इंटॉक्सिकेटेड हुआ है। अपने मर्जी से शराब पी के आया है तो वो तो रोज़ शराब पी के किसी को मारेगा, तो वहाँ पे उसे एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन किसी ने गलती से उसको कोई ड्रग खिला दिया, कोई ऐसा चीज़ खिला दिया जो कि वो नशे में चला गया और उसने कुछ क्राइम किया, तो वो भी इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस में देखा जाता है कि वो कितना अपने माइंड में स्टेबल था, क्या था, किसने उससे ये काम कराया, कौन से इंटेंशन, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। बट यूजुअल केसेस में इंटॉक्सिकेटेड अगर कोई है लेकिन किसी और से करवा गया, खुद अपनी मर्जी से ड्रग्स लेके, अल्कोहल लेके वो क्राइम करेगा तो वो उसको कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इंटॉक्सिकेटेड बाय सम अदर फोर्स और चीटिंग से उसको गलती से उसको पिलाया है, चीटिंग से पिलाया है, ऐसा कुछ किया है, तो ऐसे केसेस में एक्सेप्शन मिल सकता है। कंसेंट, कोई सामने वाले ने खुद ही अपना कंसेंट दिया है तो वैसे केसेस में भी एक्सेप्शन मिलता है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ऐसी कम्युनिकेशन जो गुड फेथ में की गई है तो ऐसे केस में भी एक्सेप्शन मिल सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो तो हमने देखा, प्राइवेट डिफेंस में भी आपको एक्सेप्शन मिल सकता है अगर आपने अपने सेल्फ डिफेंस में कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे सामने वाले को हर्ट, नुकसान हुआ है या वो ऑफेंस होता, अदरवाइज अगर वो सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आता तो। पर्पस क्या है? दिस एक्सेप्शन एंश्योर्स दैट क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक सेकेंड, the exception ensures that criminal liability is imposed only where there is blameworthy conduct। तो criminal liability तभी impose होती है जब blameworthy conduct है, blame करने जैसी चीज़ है। अब देखते हैं situational questions। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। रवि, a 35-year-old man with a long history of paranoid, उसको एक बीमारी है, पैरानॉइड है, believed that his neighbor was an alien sent to harm him। तो उसको ये मानसिक बीमारी है। तो उसमें क्या है, एक 35 ईयर्स का बंदा है रवि, उससे ये लगता है कि उसका नेबर जो है वो एक एलियन है और वो उसे हार्म पहुंचाने के लिए आया है, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। वन डे, अंडर द डिल्यूजन दैट ही वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ from imminent attack,
Ravi stabbed his neighbor with a kitchen knife, causing serious injuries. अब रवि ने क्या किया, पहले तो वो 35 ईयर का बंदा है, उससे ये लग रहा है क्योंकि वो पैरानॉइड की हिस्ट्री है, उसे बहुत टाइम से उसे पैरानॉइड शीज़ोफ्रेनिया है उससे इसका मतलब ये है कि उसे इल्यूजन होता है ऐसा कि कोई भी बंदा कुछ भी है ऐसा उन दिमाग में उनके चल रहा है। तो उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि उसका जो नेबर है वो एलियन है और वो जो है वो मुझे मारने आया है, मुझे हार्म पहुंचाने आया है। तो एक दिन इस डिल्यूजन में उसे ऐसे लगा कि मैं खुद को डिफेंड कर रहा हूँ, वो मुझे मारने आ रहा है, चलो मैं डिफेंड करता हूँ। तो उसने क्या किया, अपने नेबर को किचन नाइफ से मारा, स्टैब किया लिटरली, और उसको बहुत सीरियस इंजरीज हो गई, रवि के जो नेबर है उसको। अपॉन अरेस्ट रवि अपीयर्ड डिसओरिएंटेड एंड कंटिन्यूड टू एक्सप्रेस बिजार बिलीफ। तो जब रवि को अरेस्ट किया गया तो रवि ने वापस पुलिस को भी यही बताया कि डिसओरिएंटेड था और कंटिन्यू किया कि नहीं ये तो एलियन है, ये तो मुझे मारने आने वाला है, इसलिए मैं इसको मार रहा हूँ, तो उसने बताया। तो हिज मेडिकल हिस्ट्री एंड बिहेवियर लेड टू अ साइकेट्रिक इवैल्यूएशन। तो ज़रूरत पड़ी साइकेट्रिक की। तो साइकेट्रिक इवैल्यूएशन ने बताया, साइकेट्रिक ने इवैल्यूएशन करके बताया, विच कन्फर्म्ड दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्ड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। तो पता चला इससे कि इंसिडेंट के टाइम पे जो है वो ये था, मतलब वो चीज़ों को समझने में केपेबल नहीं था। जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो मेंटली डिसऑर्डर में था और यूजुअली भी उसको जो है वो बीमारी है वो मेंटली डिसऑर्डर है। अब क्वेश्चन ये है कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स प्रोवाइडेड कैन इट बी एस्टैब्लिश्ड दैट रवि वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट और दैट इट वॉज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। तो क्या लॉ क्या देखता है कि इंसिडेंट के टाइम पे वो मेंटली बरोबर था या नहीं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई इंसेन लोग होते हैं अगर, तो यूजुअली वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कभी कभी वो उनको दौरा पड़ता है या कुछ ऐसा होता है कि वो इंसैनिटी के एक्ट कर रहे होते हैं। तो कोर्ट ये देखेगी कि इंसिडेंट के टाइम पे वो रियलिटी देखेगी कि तब इंसिडेंट के टाइम पे मेंटली डिसऑर्डर था या नहीं था। तो क्वेश्चन ये है कि फैक्ट के हिसाब से क्या रवि जो है वो केपेबल है उस चीज़ को समझने के लिए, क्या वो ऑफेंस उसके लिए जो है वो पनिशेबल होगा या नहीं होगा। तो उस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिलेवेंट केस लॉ के बारे में बताइए और रवि के पास क्या डिफेंस अवेलेबल है। अब रवि के पास तो ऑब्वियसली एक डिफेंस तो यही अवेलेबल है कि वो जो है वो इंसेन है, जो हमने अभी देखा था एक इसमें कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये जो है एक डिफेंस अवेलेबल है। अगर किसी का माइंड अनसाउंड है तो वो जो है इस डिफेंस को यूज़ कर सकता है अगर उस टाइम पे वो जो उसका माइंड था वो इंसेन था। तो क्वेश्चन है कैन इट बी एस्टैब्लिश्ड दैट रवि वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। क्या ये हम स्टैब्लिश कर सकते हैं एज अ एडवोकेट, क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि रवि जो है वो केपेबल ही नहीं था उस चीज़ को समझने के लिए कि वो क्या कर रहा है? तो यस, हम ये फैक्ट जो है वो केस में स्टैब्लिश कर सकते हैं। द फैक्ट इंडिकेट दैट रवि सफर्ड फ्रॉम अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर एंड एक्टेड अंडर अ डेल्यूजन। तो वो डेल्यूजन में अपने अलग ही डेल्यूलू में चल रहा था, डेल्यूजन में चल रहा था, उसे लग रहा था कि हाँ वो एलियन ही है और मुझे मारने आ रहा है। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग साइकेट्रिक प्रूफ दे के भी प्रूफ बता सकते हैं। द साइकेट्रिक इवैल्यूएशन शोज दैट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी वॉज इम्पेयर्ड। तो साइकेट्रिक भी उसने भी बताया इवैल्यूएशन में कि उसका जो रियलिटी को समझने की शक्ति है वो खराब है, इम्पेयर्ड है। देयरफॉर इट मे बी एस्टैब्लिश दैट ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ एक्ट। तो इसीलिए हम ये बता सकते हैं कि रॉन्गफुलनेस ऑफ एक्ट का वो केपेबल था ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि वो गलत कर रहा है, उसे लग रहा है कि वो एलियन है, उसको मारने आया तो मैं उसको मारूं। अब रिलेवेंट केस लॉ अगर पूछा गया है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो दहयाबाई छगनबाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1964 का केस है। तो ये केस याद रखना है हमें। अगर ये क्वेश्चन मतलब इंसैनिटी से क्वेश्चन अगर कोई आता है जहाँ पे डिफेंस ऐसा यूज़ हो रहा है जहाँ पे कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, तो दहयाबाई छगनबाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात हमें याद रखना है।
अब उसके पास क्या डिफेंस अवेलेबल है, तो रवि कैन क्लेम द डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसैनिटी, if it is proved that at the time of act he was incapable of knowing the nature of the act or that it was wrong or contrary to law, he will be exempted from criminal liability. तो obviously वो criminal liability से exempt होगा और exempt हो सकता है रादर ये बता के कि वो अनसाउंड माइंड ऑफ माइंड है, इंसैनिटी है, जो एक्सेप्शन अवेलेबल है, जनरल एक्सेप्शन अवेलेबल है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Arhan, aged 14 years and 8 months, was arrested for participating in an armed robbery that resulted in severe injury to shopkeeper. तो 14 years और 18 months मतलब माइनर है वो बच्चा. तो अरहान जो 14 years और 8 months का है वो अरेस्ट हुआ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्म्ड रॉबरी, मतलब ऐसी रॉबरी जो गन दिखा के रॉबरी होती है. नॉर्मल रॉबरी अलग होती है, आर्म्ड रॉबरी अलग होती है. आर्म्ड रॉबरी में आर्म्स के साथ जाते हैं रॉबर्स. तो ऐसी रॉबरी में पार्टिसिपेट किया था इस बंदे ने. तो ये जो है वो वन ऑफ द रॉबर था जो आर्म्स के साथ था. उस वजह से शॉपकीपर को बहुत इंजरी हुई, मतलब चोरी तो हुई लेकिन इंजरी भी हुई क्योंकि आर्म्स के साथ गए थे, आर्म्स हथियारों के साथ गए थे. दो द प्रोसिक्यूशन सीक्स टू ट्राई हिम एज एन एडल्ट ड्यू टू द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम. अब क्या होता है, क्राइम कितना सीवियर है उस हिसाब से वो बच्चे को भी एडल्ट बताया जा सकता है. जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि अगर कोई बच्चा होगा, मतलब बच्चा तो नहीं बोलेंगे उसको, अगर 16-17 ईयर्स का कोई बच्चा होगा और अगर वो रेप का या ऐसा कोई केस होगा तो उस केस में क्राइम की सीवियरिटी को देखते हुए वो ये एक्सेप्शन यूज़ नहीं कर सकता है कि वो बच्चा है. तो उसी तरह से इसी केस में भी सीवियरिटी को देखते हुए, सीवियरिटी ऑफ क्राइम को देखते हुए, तो प्रोसिक्यूशन सीक्स टू हिम एज एन एडल्ट. तो प्रोसिक्यूशन जो है वो बोल रहे हैं कि ये तो एडल्ट का ही काम है. अगर उसे इतना समझ में आ रहा है कि वो रॉबरी कर रहा है और आर्म्ड रॉबरी कर रहा है, हथियारों के साथ रॉबरी कर रहा है. तो अरहान्स डिफेंस आर्ग्यूज दैट इज एज एंड लैक ऑफ क्रिमिनल हिस्ट्री कुड मिटिगेट द प्रोसीडिंग. तो अरहान के जो डिफेंस में एडवोकेट है वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि उसकी एज देखो वो छोटा है और उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है, उसने पहली बार ये किया है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रोसीडिंग्स को मिटिगेट करें. तो प्रोसीडिंग्स को जो है वो समझ के लिया जाए, उसको मतलब उसके लिए बोल रहे हैं कि वो बच्चा है तो उसे कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी. अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं व्हाट फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड अंडर BNS 2023 टू डिटरमाइन इफ जुवेनाइल कैन बी प्रोसिक्यूटेड एज एन एडल्ट. तो कोई अगर बच्चा है, मतलब ऐसा कोई एज 14 ईयर्स है तो एडोलसन है, तो अगर कोई ऐसा है तो उसको क्या एडल्ट समझ के उसको सज़ा दी जा सकती है. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंस एज हीनियस. हीनियस मतलब हीनियस क्राइम जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो सीरियस क्राइम्स होते हैं. तो हीनियस क्राइम अगर कोई करेगा तो उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे एक बच्चे के प्रोसिक्यूशन के लिए, कि एक कोई जुवेनाइल है तो उसके प्रोसिक्यूशन के लिए हीनियस क्राइम किसको किसको बोलेंगे, वो क्वेश्चन पूछा है. कैन जुवेनाइल्स मैच्योरिटी एंड मेंटल स्टेट इन्फ्लुएंस देयर प्रोसिक्यूशन. क्या उस बच्चे की, अगर वो बच्चा है 18 ईयर्स से कम है, माइनर है, अगर बच्चा तो नहीं बोलेंगे, तो उसकी जो है वो प्रोसिक्यूशन के टाइम पे क्या देखा जाएगा, उसकी मैच्योरिटी, मेंटल हेल्थ, ये सब देखा जाएगा. तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि अरहान 14 years and 18 months involved in armed robbery. Factors to determine whether juvenile can be prosecuted as an adult. तो अगर कोई जुवेनाइल है तो वो एडल्ट की तरह उसको सज़ा दी जा सकती है या नहीं, उसको प्रोसिक्यूटेड किया जा सकता है या नहीं. तो पहला पॉइंट है उसकी एज देखी जाती है, क्या वो बहुत छोटा है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 14 years and 8 months का है. नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस. ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, कितना ज़्यादा हीनियस क्राइम है, कितना ज़्यादा सीरियस क्राइम है. उसके बाद हम देखेंगे कि फिज़िकल एंड मेंटल कैपेसिटी कितनी है, क्या वो किसी की बातों में आ जाता है,
फिज़िकली क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आर्म्स फोर्सेस मतलब कोई भी हथियार यूज़ करके रॉबरी कर सकता है, कि दिखने में एकदम बच्चा है वो कुछ कर नहीं सकता है, या फिर वो भले ही 14-15 साल का है लेकिन दिखने में बड़ा है, तो उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी भी देखी जाती है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाता है कि वो अगर आर्म्ड रॉबरी कर रहा है, हथियार के साथ रॉबरी कर रहा है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या सज़ा मिल सकती है, वो समझ पा रहा है कि नहीं। और सरकमस्टेंसेस ऑफ अ कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो उसको पता है कि अगर उस ऑफेंस को उसने कमीशन दिया मतलब कंप्लीट किया, अकम्प्लिश किया, तो उसको क्या सरकमस्टेंसेस हैं उसके, इन सब चीज़ों को वो समझ पा रहा है। उस पर डिटरमाइन होगा कि क्या उसे एडल्ट की तरह प्रोसिक्यूट किया जाएगा या फिर एक जुवेनाइल की तरह प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन, जो इफेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एज अ हीनियस ऑफेंस जो होगा, तो अ हीनियस ऑफेंस में लीड द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड टू कंडक्ट अ preliminary assessment and where legally justified transferred the matter for trial as an adult। तो यहाँ पे जो अगर हीनियस ऑफेंस है, तो हीनियस ऑफेंस है तो इसलिए क्या होगा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो पहले प्राइमरीली असेसमेंट करेगा, इन सारे फैक्टर्स को जो हमने देखे उन सबको असेस करने के बाद वो डिसाइड करेगा, लीगली जस्टिफाई करेगा कि उसको एडल्ट की तरह ट्रायल लेना चाहिए कि एक बच्चे की तरह उसके ऊपर ट्रायल लेना चाहिए। तो उस हिसाब से वो मैटर जो है वो आगे लेके जाया जाएगा। फिर रिलेवेंस ऑफ मैच्योरिटी एंड मेंटल स्टेट की तो अगर बात है, तो द चाइल्ड्स मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटल कंडीशन आर क्रूशियल फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग वेदर एडल्ट ट्रायल इज अप्रोप्रिएट, वेदर रिहैबिलिटेशन शुड बी प्रिफर्ड। तो जो भी कोई क्राइम कर रहा है उसकी मैच्योरिटी और मेंटल स्टेट को देखते हुए डिसाइड होता है कि उसके लिए एडल्ट ट्रायल होना चाहिए। अगर एडल्ट ट्रायल नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर उसको बच्चे की तरह ही कंसिडर करके उसके ऊपर ट्रायल है तो उसको सज़ा जो होगी वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ पे उसको सिखाया जाएगा, काउंसलिंग होगी, उसको समझाया जाएगा। एक तरह से उसका जो हमने देखा था कि जो पनिशमेंट होती है उसकी बहुत सारी थियरीज़ हैं, 5 थियरीज़ हमने की थी, तो उसमें से एक थियरी ये है कि जहाँ पे रिहैबिलिटेशन होता है कि उनको काउंसलिंग होती है, उनको करेक्ट करने की कोशिश होती है ताकि वो फिर से जो है एक अच्छे इंसान बन सके। तो स्पेशली जो ऐसे कोई बच्चे होंगे उनको रिहैबिलिटेशन में भेजा जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी हमसे डिसीजन नहीं मांगा है कि आप बताओ कि उसे सज़ा होगी कि नहीं होगी, और इतना आसान होता एक क्वेश्चन पढ़ के सज़ा देना तो कोर्ट में इतने सालों नहीं लग जाते। तो यहाँ पे हमको आंसर में सीधा ये नहीं लिखना है कि हाँ, हर कोई अपने हिसाब से नहीं लिखेगा कि मेरे हिसाब से तो वो बच्चा है, नहीं मिलना चाहिए सज़ा। कोई लिखेगा मेरे हिसाब से तो अगर वो रॉबरी को समझ पा रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो सिर्फ 2 फैक्टर्स पे या इतने से क्वेश्चन पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमने देखे, इसमें से कुछ फैक्टर के उसका ग्रेविटी क्या है ऑफेंस की, उसका इंटेंशन क्या है, फिजिकल मेंटल कैपेसिटी क्या है, क्यों उसने ये क्राइम किया है, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पा रहा है, उसे लॉ पता भी है या नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर ही, बहुत सारे ट्रायल होने के बाद फिर उसका जस्टिफिकेशन होगा, उसके बाद कोई डिसीजन आता है। हमें सिर्फ अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या रिलैक्सेशन अवेलेबल है, अगर वो कहाँ क्या प्रोसेस होगा, तो हमें वही लिखना है। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं पूछा था कि आप जज बन के डिसीजन दो, तो हमें डिसीजन देना नहीं है और ना ही इतना आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश, a senior executive in a multinational corporation, was found guilty of embezzling 50 lakhs from company's funds over a period of 2 years। तो रमेश जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में, जो कि गिल्टी बताया गया, 50 lakhs का गफला किया फंड्स का 2 साल में। द फंड्स वर डाइवर्टेड थ्रू फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस एंड फॉल्स रिपोर्टिंग। तो गलत तरीके के इनवॉइस बना के उनको पेमेंट करते गए, तो 50 लाख ऐसे ही गफला कर दिया। डिस्पाइट हिज सीनियर पोजीशन एंड द स्केल ऑफ क्राइम, रमेश क्लेम्स दैट ही वॉज अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द कंपनी। तो उसकी सीनियर पोजीशन होते हुए भी वो क्या बता रहा है कि मेरे पास फाइनेंशियल स्ट्रेस था और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कंपनी को हार्म करने का, मैंने फाइनेंशियल स्ट्रेस में ये काम किया है।
He further argues that his actions were driven by personal need rather than financial gain from company. तो वो बता रहा है कि मैंने तो पर्सनल नीड में, मुझे पैसों की बहुत तंगी थी, इसीलिए मैंने ये काम किया है, और मुझे कंपनी का कुछ ऐसे ही पैसा नहीं चाहिए। रादर देन फाइनेंशियल गेन की बात नहीं है, मैं फाइनेंशियल स्ट्रेस में था इसीलिए मैं नहीं किया, जो ऑब्वियसली गलत है। तो स्टेट द काइंड ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय रमेश, क्या ऑफेंस किया है। सेकंड, डज द मोटिव ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अफेक्ट द सीवियरिटी ऑफ रमेश क्राइम। तो रमेश ने जो क्राइम किया है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, अगर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है, फाइनेंशियली उसके पास पैसा नहीं है, वो जो भी उसकी सिचुएशन होगी, तो क्या ये मोटिव डिसाइड करेगा कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। मोटिव कुछ भी हो बट सीवियरिटी जो क्राइम की होगी वो तो रहेगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि उसका जो मोटिव है, उसका जो इंटेंशन है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से मैंने ये काम किया है, तो क्या उससे इस ऑफेंस की सीवियरिटी, सीरियसनेस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाउ डज रमेश पोजिशन विदिन द कंपनी इन्फ्लुएंस द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ हिज एक्शन। तो रमेश की जो पोजीशन है कंपनी में वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगी लीगल इम्प्लीकेशन को, क्योंकि हमें पता है कि रमेश जो है वो सीनियर बंदा है इस कंपनी में, बहुत टाइम से है इस कंपनी में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो रमेश ने 50 लाख का एम्बेलिजिंग किया है, तो ये काइंड क्या है ये ऑफेंस का, एक तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो उस पर ट्रस्ट रखा गया था, उसका पूरा अकाउंटिंग उसके पास था, और उसने फ्रॉड इनवॉइसेस बना के जो है वो पैसों की हेराफेरी की। तो फर्स्ट तो उसने ट्रस्ट तोड़ा। दूसरा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो फंड्स भी प्रॉपर्टी है, तो फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया। तो ये दो जो ऑफेंसेस है उसने कमिट किए हैं। द रमेश हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर उसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, या दोनों। एग्रीवेटेड बाय हिज फिड्यूशियरी पोजीशन, क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी थी, अच्छी पोजीशन थी, इसलिए उसने एक काम कर पाया। डज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इफेक्ट सीवियरिटी, क्या वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, फाइनेंशियली स्ट्रेस में था, तो उससे ये उसका जो क्राइम का सीरियसनेस है उससे फ़र्क पड़ेगा क्या, उसका सीरियसनेस कम हो जाएगा। बिल्कुल भी कम नहीं होगा, क्योंकि उसका फाइनेंशियल स्ट्रेस था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी का पैसा जो है उसका गफला करेगा। तो नो, फाइनेंशियल स्ट्रेस इज़ नॉट अ लीगल डिफेंस। कोई भी ऐसे, तो हर कोई चोर भी ऐसे बोलेगा मेरे पास पैसों की तंगी है इसलिए मैंने बैंक लूटा, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस होना कोई लीगल डिफेंस नहीं है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस इज़ नॉट अ लीगल डिफेंस, इट मे बी कंसिडर्ड ओनली एज अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग सेंटेंसिंग। तो सिर्फ मिटिगेटिंग करने के लिए, जो डिबेट करने के लिए, जब वो सिर्फ बता सकता है एक तरह का कि हाँ मेरे पास फाइनेंशियल स्ट्रेस था। तो इफेक्ट क्या है अगर वो सीनियर पोजीशन पे है। सिंस सीनियर पोजीशन इंक्रीजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मेकिंग द ऑफेंस मोर सीरियस। तो अगर वो सीनियर पोजीशन पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच जाएगा, उल्टे का उसके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो सीनियर पोजीशन पे है, तो उसके पास ट्रस्ट ज़्यादा रखा था कंपनी ने और उसने उस ट्रस्ट को तोड़ा है, तो इसीलिए इस ऑफेंस को ज़्यादा सीरियस बनाता है वो, और उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को अट्रैक्ट करता है ये वाला क्राइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि published a graphic novel that included sexually explicit illustration. While some readers praised it as artistic expression, others filed complaints claiming it was obscene and corrupted public morals. Ravi argues that the content was literally value and is meant for mature audience. तो रवि जो है उसने जो नॉवेल पब्लिश करता है वो ग्राफिक नॉवेल पब्लिश करता है, ग्राफिक मतलब पिक्चर्स होती है उसमें, तो उसमें सेक्सुअली एक्सप्लिट इलस्ट्रेशंस थे कुछ, तो कुछ लोगों ने उसे प्रेज़ किया कि अच्छा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि ये जो है वो गलत चीज़ें हैं, ऑब्सेंस है, जो अच्छा नहीं है, और करप्टेड पब्लिक मॉरल्स है, तो ये सही नहीं है समाज के लिए। तो रवि ने ये बताया कि जो कंटेंट था वो मैच्योर ऑडियंस के लिए है, तो इसे ऑब्सेंस नहीं बोला जा सकता है। रवि ने अपने आप को डिफेंस किया। अब व्हाट अमाउंट टू ऑब्सेंस कंटेंट, बीएनएस के संदर्भ में, बीएनएस के तहत ऑब्सेंस कंटेंट कौन से होते हैं, वो क्वेश्चन है।
सेकेंड क्वेश्चन है, कैन आर्टिस्टिक और लिटरेरी वैल्यू बी वैलिड डिफेंस अगेंस्ट द ऑब्सेंसिटी चार्ज? अगर किसी पे ऑब्सेंसिटी चार्ज लगता है, अगर किसी पे ये चार्ज लगता है कि उसने अश्लील चीज़ें जो है वो पब्लिश की है, तो उस पर क्या वो आर्टिस्टिक चीज़ें बता के उसको डिफेंस मिल सकता है? तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द इंटेंडेड ऑडियंस अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्सेंसिटी अंडर BNS? तो इंटेंडेड ऑडियंस पे कैसे इफेक्ट होगा अगर ये ऑब्सेंसिटी को डिटरमाइन किया जाए तो देखते हैं इसका आंसर। ऑब्सेंस ग्राफिक नॉवेल अगर किसी ने पब्लिश किया है तो व्हाट अमाउंट्स टू ऑब्सेंस कंटेंट? ऑब्सेंस कंटेंट किसको बोल सकते हैं? तो कंटेंट इज ऑब्सेंस व्हेन इट इज lascivious, appeals to prurient interest or tends to deprave and corrupt persons likely to read, see, hear it. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको एज इट इज़ लिखना है कि ऐसी चीज़ें जो लोगों को गलत तरीके से अपील कर रही है, डिप्रेव कर रही है, करप्ट कर रही है लोगों के माइंड, दिमाग, हियर को, तो वो सारी चीज़ें ऑब्सेंस होगी। कैन आर्टिस्टिक और लिटरेरी वैल्यू बी ए डिफेंस? तो क्या ये डिफेंस हो सकता है कि ये आर्टिस्टिक है, रियल कोई इंसान के फ़ोटोज़ नहीं है? तो यस, जेन्यून अगर कुछ आर्टिस्टिक है और लिटरेसी है, वो लिटरेरी है या लिटरेसी नहीं सॉरी लिटरेरी है, साइंटिफिक है या एजुकेशनल वैल्यू है। साइंटिफिक भी ऐसी चीज़ें हो सकती है तो कोई उसको भी वो ऑब्सेंस बोलेगा। एजुकेशनल चीज़ें भी हो सकती है, उसको भी ऑब्सेंस बोलेगा। बट एजुकेशनल है, साइंटिफिक है या लिटरेरी है, आर्टिस्टिक है, तो वो जो है उनको डिफेंस बताया जा सकता है और उसमें उसको डिफेंस मिल सकता है अगर ऑब्सेंसिटी की बात है तो। हाउ डज इंटेंडेड ऑडियंस अफेक्ट डिटर्मिनेशन? तो इंटेंडेड जो ऑडियंस है वो कैसे ये बता सकते हैं कि ऑब्सेंसिटी कितना लेवल है, क्या है? तो नेचर ऑफ ऑडियंस इज रिलेवेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो पब्लिश हो रहा है नॉवेल वो किसके लिए है, क्या वो बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, क्या है? तो द नेचर ऑफ ऑडियंस इज़ रिलेवेंट। उसमें ये देखा जाएगा कि ऑडियंस कौन है, वो नॉवेल किसके लिए बनाया गया है। क्या हो, कॉमिक बुक तो नहीं है, बच्चों के लिए तो नहीं है, तो फिर उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। बट अगर वो मटीरियल इंटेंडेड फॉर मैच्योर एडल्ट्स, वो बताया उसने कि वो एडल्ट्स के लिए है, मैच्योर एडल्ट्स के लिए है, विथ लेजिटिमेट आर्टिस्टिक वैल्यू, और उसमें लेजिटिमेट आर्टिस्टिक वैल्यू है, इसीलिए मे बी असेस्ड डिफरेंटली फ्रॉम कंटेंट असेसेबल टू चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए अलग कंटेंट होगा और बड़ों के लिए अलग होगा, इसीलिए ऑडियंस कौन है वो भी डिटरमाइन करना इम्पॉर्टेंट होगा अगर इस केस का डिसीजन लेके आना है तो आगे के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे। एंड